हेलो ऑल, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये है हमारी स्पेशल जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स की सीरीज। यहाँ पर इस सीरीज में जितने भी हम वीडियोस आगे चलकर लेके आएंगे, वो जो भी आपके करंट इवेंट्स चल रहे हैं उसका एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो होगा। उसके सारे डायमेंशंस को हम कवर करेंगे और कवर करेंगे कैसे एक पर्टिकुलर इवेंट जो कि हमारे आसपास, the thing which is going around us, or the thing which is important in news, and how that is going to be important for your examination, क्योंकि अब जो है एग्जाम का वक्त नज़दीक आ रहा है और ऐसे में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम समझ के और ज़्यादा इन डेप्थ हमें उसमें ज़रूरत है उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी पढ़ने की, और वहीं पर हम जो है इन सारे टॉपिक्स को ग्रेजुअली स्टडी करेंगे। तो बहुत कुछ देश दुनिया में चल रहा है, बहुत कुछ 2024 में घटा। बात करते हैं जो अभी रिसेंटली कुछ इवेंट्स हुए, और 2024 के अगर पूरे साल की बात करें तो एक ऐसा इवेंट जिसने, एक ऐसी न्यूज़ जिसने बार बार अखबारों में और मीडिया में अपनी जगह बनाई, वो थी पेपर लीक की। जब से एग्जामिनेशन हुआ, नीट का मसला हुआ, उसके बाद अभी भी जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट पीसीएसएस के एग्जाम्स हैं, स्टेट पीएससी के एग्जाम्स हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, कहीं पेपर लीक को लेके है, कहीं नॉर्मलाइजेशन को लेके है। मतलब एक ओवरऑल अगर पब्लिक वॉइस को हम समझने की कोशिश करें तो पब्लिक वॉइस कैसा है? पब्लिक वॉइस कह रहा है कि इट शुड बी, कि जो एग्जामिनेशन प्रोसीजर है उसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, एग्जामिनेशन प्रोसीजर को लीक प्रूफ बनाया जाए। पब्लिक वॉइस, और जाहिर सी बात है एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो चूंकि ऑफ कोर्स हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, और यहाँ पर वॉइस ऑफ द पीपल मैटर्स। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर जब नीट का इशू आया था, तो नीट के इशू के टाइम जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है एक 7 मेंबर पैनल बनाया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन सर, और उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस जो हैं वो मिनिस्ट्री को दी, और उसी की वो रिकमेंडेशंस जो एक्सपर्ट पैनल ने दी, आज हम उसी की बात करेंगे कि क्या है वो रिकमेंडेशंस। क्यों? क्योंकि जब आप अपना आंसर लिखोगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग इंटरव्यू देने वाले हों, क्योंकि मेंस का रिजल्ट आ चुका है, और इस प्रोसेस में आपसे हो सकता है रिकमेंडेशंस के बारे में पूछ लिया जाए, और नहीं तो डेफिनेटली प्रीलिम्स और मेंस के लिए, मेंस पे खास तौर पे ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे विच इज एनहांसिंग सिक्योरिटी नेशनल एंड नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी जो है एक मेजर हमारा कंसर्न रहा है पिछले कुछ दिनों में। ओवरव्यू अगर हम देखें कि आखिर ये है क्या, कि नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम जो है वो एक चैलेंज फेस कर रहे थे। खासतौर पर जब नीट का इशू आता है, वहां पे हम देखते हैं कि यस, एक चैलेंज एग्जिस्ट कर रहा था कि जो एग्जामिनेशन है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, एग्जामिनेशन जो है वो लीक प्रूफ हो। दैट वाज वन ऑफ द मेजर चैलेंज दैट वी फेस्ड, और ये गवर्नमेंट के आगे भी एक चैलेंज था। और इसी चैलेंज को, इतनी इश्यूज को, क्योंकि मल्टीपल ऐसे केसेस आए जहां पर एग्जामिनेशन में लीक का एक जो है वो इशू निकल के आया, तो जो मेजर इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, खासतौर पे जो नीट यूजी का पेपर जब लीक हुआ, उसके जब रिजल्ट्स के बाद एक बहुत बड़ा अप्रोच था पूरे देश में, और उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक एक्सपर्ट पैनल बना इन द विच वाज चेयर्ड बाय के राधाकृष्णन, हु वाज द फॉर्मर इसरो चेयरमैन, और इन्होंने एक रिकमेंडेशन जो है वो सबमिट किया, एंड दैट रिकमेंडेशन ऑफ 101, नो उसमें पॉइंट्स उन्होंने उसमें हाईलाइट किए, 101 रिकमेंडेशन दी है एजुकेशन मिनिस्ट्री को कि आपको इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना होगा अगर आप सही मायने में एग्जामिनेशन को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, उसको स्मूथ बनाना चाहते हैं, उसको फेयर। क्योंकि एग्जामिनेशन अगर हो रहा है, चाहे वो रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन हो रहा हो, चाहे वो किसी एंट्रेंस लेवल का एग्जामिनेशन हो रहा हो, वहां पर
ट्रांसपेरेंसी, वहां पर एक फेयर एग्जाम होना कहा जाए तो एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि तभी तो इक्वालिटी इंश्योर होगी। राइट टू इक्वालिटी क्या कह रहा है? किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और अगर स्टेट एज एन जो व्हाट इज डिफाइंड इन आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3, कि अगर स्टेट इस चीज को इंश्योर नहीं कर पाता है, स्टेट ये नहीं इंश्योर कर पाता है कि देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन, तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो एग्जामिनीज हैं, उनका राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहा है, बराबरी नहीं है। ये इंश्योर करना किसका काम है? स्टेट का काम है। और ये इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये रिकमेंडेशंस जो है वो दी गई। पहला चैलेंजेस क्या है? जो सारे पहले जैसे जो सीबीएसई है, वो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम कराता था, मेडिकल एंट्रेंस का एआईपीएमटी होता था, हर स्टेट अपना पहले पीएमटी कराता था, फिर नीट आया, फिर एक मेजर चेंज एग्जामिनेशन इसमें तब आया जब एनटीए का गठन हुआ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कहा गया कि जितने भी मेजर एग्जामिनेशन हैं, आप उन सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराइए, सो दैट देयर इज एन स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन कंडक्टिंग टेस्टिंग एजेंसी। और अगर देखा जाए कि जब 2019-21 में, मतलब इस 2 साल में एनटीए में 67 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, और 22-23 की अगर हम बात करें तो यहां पर 122 लाख, यानी कि जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है एनटीए के अंदर डबल हो गए। नाउ एक चैलेंज जो हमारे देश में हमेशा रहेगा वो ये है कि हमारे देश की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा है, वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें कुछ भी करवा रहे हो आप, एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हो, चाहे आप इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर चैलेंज, बिकॉज कैटरिंग कोई ना कोई प्रपोर्शन उस पॉपुलेशन का तो आ ही रहा होगा ना। सो जाहिर सी बात है एनटीए के पास खुद के तो रिसोर्सेज नहीं है, मोस्टली वो क्या कर रहे हैं, मोस्टली वो आउटसोर्स करते हैं, मतलब कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को, बहुत सारे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जहां ऑनलाइन टेस्ट है, वहां पर कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हो रहे हैं, वो जो मतलब जहाँ ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट फैसिलिटीज हैं जो जहाँ इतने कंप्यूटर्स जो हैं वो रखे हुए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आउटसोर्स की जा रही हैं, कहां पर? एनटीए के। और इसी आउटसोर्सिंग में माना यह जा रहा है कहीं ना कहीं वो लीक कहा जाए, वो लीक छुपा हुआ है इस पूरे प्रोसेस में। ये इसमें जो है तो क्या कहा गया कि जो एनटीए का स्कोप है, एनटीए का जो स्कोप है किसमें? एनटीए का जो स्कोप है इन दिस होल, कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम में है एनटीए का स्कोप, इसकी कैपेसिटी को ऑगमेंट किया जाए, यानी कि इसकी कैपेसिटी को कुछ इस तरीके से एफिशिएंट बनाया जाए कि जो डिपेंडेंसी है आउटसाइड एजेंसीज के ऊपर, वो डिपेंडेंसी क्या हो? वो डिपेंडेंसी कम हो सके, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी देखा जाए तो एक डायरेक्टर है जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, किसका? एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको स्पेशलाइज्ड करने की जरूरत है, यानी कि वहां पर ऐसे लोगों की जरूरत है, वहां पर ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत है जिन्होंने इस चीज में पहले काम किया हुआ है। तो ऐसे ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए, या ऐसा डोमेन स्पेसिफिक स्टाफ की जरूरत है जो कि प्रॉपर लीडरशिप, मतलब प्रॉपर उसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हु आर इन एक्सपर्ट इन कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन। देन ये एक ऐसी चीज थी जब अखबारों में आई तो इसको लेके काफी बवाल हुआ कि क्या अब चुनाव के जैसे एग्जाम कराई जाएगी, और बहुत सारे अखबारों में हमने देखा कि यही हेडलाइन जो है वो यूज की गई कि क्या इसको इस तरीके से बनाया जाएगा। तो जो ये उन्होंने कहा कि देखिए आप अकेले एग्जाम मत कंडक्ट कराइए, आप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एनटीए है, एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, पुलिस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मतलब नाउ इंटेलिजेंस ब्यूरो विल, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा रैकेट बनता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि एग्जामिनेशन लीक हर उस
छात्र के साथ, उस स्टूडेंट के साथ, उस कैंडिडेट के साथ नाइंसाफी है, आउटराइटली है। जिसने ईमानदारी से पेपर दिया, तैयारी करी नहीं करी वो एक अलग चीज, तैयारी करी नहीं करी एक अलग चीज है, लेकिन अगर उसने ईमानदारी से जाके पेपर दिया है, वो किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, एग्जाम देते वक्त सबका बराबरी का चांस है, वो इक्वालिटी वायलेट होती है, तो यस, जो इनका रिकमेंडेशन यही था कि एनटीए को, एनआईसी को, पुलिस को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, इनको इन्वॉल्व किया जाए ताकि एग्जामिनेशन प्रोसेस जैसे इलेक्शन के टाइम होता है। फाइन, कैसे होगा? जैसे जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं उनको सील कर दिया जाए, प्रॉपर एक तय वक्त पे उनको सील कर दिया जाए और उनकी वीडियोग्राफी हो, उनको उसी तरीके से गार्ड किया जाए जैसे पोलिंग बूथ्स को, स्ट्रांग रूम्स को जो है वो गार्ड किया जाता है। एक सजेशन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था कि नोडल सेंटर्स बनाया जाए, प्रिंट होके पेपर भिजवाने में लीक हो सकता है, तो आप नोडल सेंटर्स बनाइए जहां एनक्रिप्टेड आप सॉफ्ट कॉपी भेजिए और वो एनक्रिप्टेड सॉफ्ट कॉपी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में जो है वो उनको प्रिंट कराया जाए, एंड लेट दैट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हर पेपर का एक कोड हो, अकॉर्डिंगली सीसीटीवी मॉनिटर्स हैं, और जैसे चुनाव के दौरान, इलेक्शंस के दौरान जो है वो क्या होते हैं, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वहां पर होते हैं, तो ऐसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हर सेंटर के लिए बनाए जाएं जिससे कि जो ट्रांसपेरेंसी है, फंक्शनिंग है, जैसे इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है। सवाल उठते हैं ईवीएम के ऊपर, कभी चर्चा करेंगे, लेकिन ओवरऑल हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो ट्रांसपेरेंट है। वो क्यों है? क्योंकि आप बहुत बार देखेंगे, अभी जैसे कुछ महीनों पहले चुनाव गए, तो अगर आपको ध्यान होगा तो जो गाड़ियां उसमें जो लोग ड्यूटीज पे थे, हर किसी गाड़ी पे एक लेबल लगा होता था, इट यूज्ड टू से निर्वाचन तत्काल, इलेक्शन अर्जेंट। मतलब उससे ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी उस वक्त कुछ नहीं मानी जाती थी। इस लेवल पे जब अमला जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जब वो इस लेवल पे काम करता है, इस लेवल पे एक्ट करता है, तब वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है। और एक्सपर्ट कमेटी का यही कहना था कि एनटीए को भी इसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी को, इसी तरीके के एक सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके जो हम बात कर रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, एक एफिशिएंसी आएगी एग्जामिनेशन प्रोसीजर में। वो फिर अब प्रॉब्लम एक और है कि सर जो टेस्टिंग है, वो सिंगल स्टेज है तो बहुत आसान है। अगर मल्टीपल स्टेज करने का मतलब क्या है कि जैसे हमारा यूपीएससी का एग्जाम है या स्टेट सर्विसेज का एग्जाम है, तो हम देखते हैं कि 3 स्टेजेस में, कहीं पे 2 स्टेजेस में, मोस्टली 3 स्टेजेस में होता है। तो ये जो मल्टी सेशन, मल्टी स्टेज टेस्टिंग है, वो इसीलिए किया जाएगा। अगर आप मल्टी स्टेज नहीं कर सकते हैं तो आप मल्टी सेशन कर दीजिए, ताकि इससे रैंडमाइजेशन आए। जब रैंडमाइजेशन आएगा तो क्या होगा कि किसके पास कौन सा पेपर जाएगा। ऑफ कोर्स उसमें फिर एक नया इशू आता है कि नॉर्मलाइजेशन, किसी और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, दैट वी विल डिस्कस समडे एल्स। बट मल्टी स्टेज कर दिया जाए। मल्टी स्टेज पॉसिबल नहीं है, जैसे जेई एडवांस है या जेई मेंस है, जेई एडवांस है, तो यहां पर उन्होंने कहा, खासतौर पे नीट के कॉन्टेक्स्ट में कहा, नीट यूजी के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि जैसे आपका जेई का एग्जाम होता है मेंस और एडवांस, वैसे ही आप भी क्या करें, आप भी मल्टी स्टेज जो है वो किया जाए। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक टेस्टिंग सेंटर होना चाहिए, मोबाइल टेस्टिंग होना चाहिए, खासतौर पे जो रिमोट एरियाज हैं उनके लिए, और एनक्रिप्टेड क्वेश्चंस जो अभी हम बात कर रहे थे। उसके अलावा जैसे आप अभी डिजी यात्रा है, ओटीआर का कंसेप्ट आ गया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आ चुका है। डिजी यात्रा जैसे एक ऐप है जो कि आपको फिर बार बार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे ही एक डिजी एग्जाम ऐप या डिजी एग्जाम सिस्टम को जनरेट किया जाए, जिससे कि स्टूडेंट को, कैंडिडेट को मल्टीपल उसमें जो है वो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से काम हो जाना चाहिए। इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने का भी सजेशन कहा गया है। कंप्यूटर बेस्ड, क्योंकि आने वाले टाइम पे जाहिर सी बात है पॉपुलेशन और बढ़ेगी, हम दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड कुछ और कह रहा है, और इसके जरिए हम ये मान सकते हैं कि जरूरत है
कि जो भी टेस्ट हो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, ताकि उससे ट्रांसपेरेंसी भी आए। और दूसरी चीज जो इन्होंने हाईलाइट करी वो ये कि आप यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के साथ कोलैबोरेट करिए और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, क्योंकि अभी जैसे टीसीएस है, आईबीएम है, हम इनके साथ एनटीए जो है इनके साथ कोलैब करती है और इनके जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज करती है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि नहीं, आप केवीज के साथ, नवोदय विद्यालयों के साथ, इनके साथ कोलैबोरेट करिए, ताकि इनका भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और आपको भी टेस्टिंग के लिए हर जगह जो है वो। उसके अलावा डायनामिक क्वेश्चन एलोकेशन बेस्ड ऑन कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज की सिर्फ सेट एबीसीडी ना, रैंडमाइज कर दो पूरा। ऑफ कोर्स अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने जाएंगे और 100 क्वेश्चन है तो देर आर लाइक, सीसेट वाले ज़्यादा अच्छा बताएंगे कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर 100 क्वेश्चन है। तो आप उतने बना सकते हैं। सिर्फ 4 सेट एबीसीडी करने की ज़रूरत नहीं है। हर स्टूडेंट को रैंडमाइज क्वेश्चन दे दीजिए, जिससे कि ये जो प्रोसेस है कि इसका ये है, मतलब जनरली क्वेश्चन कौन याद रखता है, तो वो भी इन्होंने कहा। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो लीकेज रिस्क है वो कम हो जाएगा और जो असेसमेंट है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। असेसमेंट जो है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में। और क्या रिकमेंड, ये तो शॉर्ट टर्म, मतलब कि ये अब आप आने वाले एक दो साल में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करिए। जो अभी तक हमने मेजर्स आपको बताए हैं उनको अभी आप इतने साल 2 साल में जो है इम्प्लीमेंट करिए। लेकिन लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या हो सकते हैं? पहली चीज, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के टेस्ट हैं उनको हार्मोनाइज किया जाए। जो एलिजिबिलिटी है, मोड है, सेशन है, उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए। पूरे देश में एक टेस्टिंग नेटवर्क बनाया जाए जहां पे 400 to 500 डेडिकेटेड जो है वो इस तरीके के सेंटर्स हो, डेडिकेटेड नेटवर्क हो, जहां से 400 से 500 नेटवर्क हो, जिसमें कि हम ये मान के चलें कि जो टेस्टिंग है वो कम से कम 2 to 2.5 लाख कैंडिडेट पर सेशन जो है वो किया जाए। और जितने भी रिसोर्सेज हम डेवलप करें आने वाले वक्त में, कोशिश ये की जाए कि वो सारे रिसोर्सेज जो हैं वो हो विच इज एनटीए ओन्ड। मतलब आउटसोर्स डिपेंडेंसी को क्या करना है? आउटसोर्स डिपेंडेंसी को लॉन्ग टर्म में हमें रिड्यूस करना है। उसके अलावा व्हाट वी नीड इज कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स टू एनहांस एग्जाम सिक्योरिटी, इसकी जरूरत है। और यहाँ पर हमें जरूरत है टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की। किस चीज की जरूरत है? टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की हमें यहाँ पर जरूरत है। आगे की बात करें तो टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस रिकमेंडेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि रिकमेंडेशंस बहुत आती है लेकिन जितना जल्दी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा उतना इफेक्टिव वो recommendations होंगी, because society and everything is changing, technology is changing, tech is dynamic in itself, hence we can say कि ये important recommendations थी इन चीजों की। and continuous monitoring and feedback, जब हम बात करते हैं continuous monitoring and feedback, इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस है अभी उसको एक तरीके से ट्रायल एंड एरर मोड पे रखा जाए, जहां पर कि हम ये कह सकें कि जो प्रोसेस है उसको बार बार रिव्यू किया जाए, बार बार उस पर फीडबैक लिया जाए, और जो फीडबैक आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप जो रिकमेंडेशंस थी कमिटी की उस पर क्लैरिटी आई होगी। डू लाइक द वीडियो। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि अब जब ऐसे वीडियोस आएंगे तो you will get the best out of it. So सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है तो वो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, एंड इफ यू want to contact us, you can contact us here on this number. So thank you so much. Do like it and do subscribe the channel अगर अभी तक आपने नहीं किया। This is Dr. Mohammad Zia signing off. See you in the next video. Till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.